अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। There is complete check and balance on the chemistry of cell, which is exhibited through various enzymatic reactions going on within a cell. स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक कंप्लीट चेक एंड बैलेंस होता है सेल के अंदर सेल केमिस्ट्री का, जो किसके थ्रू हो रहा होता है? डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं। The sum of all the chemical reactions going on in a cell is known as metabolism. स्टूडेंट्स, एक लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन अ सेल इज नोन एज metabolism. These reactions have to be carried out very quickly so that their product can be utilized in various life activities in the cells. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इन रिएक्शंस को बहुत क्विकली कैरी आउट करवाना होता है, क्योंकि जो इनके रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती होती है उन्होंने यूटिलाइज होना होता है डिफरेंट एक्टिविटीज इन द सेल में। ठीक है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड देयरफॉर दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो एंजाइम्स है वो क्या है? वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और वो क्या करते हैं? वो स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को without being consumed. The enzyme exists in cell as colloids. We can define enzymes as biological polymers that catalyze biochemical reactions. So students, हम enzymes को कैसे define कर सकते हैं? Enzymes are biological polymers which catalyze biochemical reactions. कि ये क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंजाइम स्ट्रक्चर। All the enzymes are globular proteins which are made up of one or more polypeptides. स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। हमने प्रोटीन्स की दो टाइप्स पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स क्या हैं? बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है। और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं विच आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड, जो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने हुए होते हैं। Ribozymes are only which consist of RNA and are found in ribosomes. जो ribozymes enzymes हैं ये only enzymes हैं which consist of RNA। ठीक है। और ये किधर प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स में। एक्सेप्ट दीज मोस्टली जो enzymes हैं वो क्या है? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है। जो ribozymes हैं ये क्या है? ये consist of RNA and found in ribosomes. For example, peptidyl transferase is a ribosome which forms peptide bond during protein synthesis. स्टूडेंट्स, एक में एग्जांपल दी हुई है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की। वो कह रहा है कि ये भी एक राइबोसोम है जो क्या करता है काम? ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। द एंजाइम कंसिस्ट ऑफ linear change of amino acid which form the three-dimensional structure of enzyme. स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो एंजाइम के पास कहती है लीनियर चेन होती है अमीनो एसिड की। ठीक है। वो जो क्या बनाती है? उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है एंजाइम का। नेक्स्ट है बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं? मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। वी ऑलरेडी स्टडीड के मोस्टली एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। The catalytic of activity of enzyme is located in its active site. स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो उसकी रिस्ट्रिक्टेड होती है उसकी एक्टिव साइट में।
It is a specific charge-bearing three-dimensional cavity. The substrate, the reactant which is to be converted into product molecule, is attached to the active site by non-covalent interactions like हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो कैटालिटिक एक एक्टिविटी एंजाइम परफॉर्म करता है ना, उसमें पूरा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि उसकी एक रीजन इन्वॉल्व होता है जिसको हम उसकी एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक्टिव साइट क्या है, ये एक स्पेसिफिक चार्ज बेरिंग थ्री डायमेंशनल कैविटी है। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा है, क्या एस रिएक्टेंट, जिसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। ठीक है, हमारे पास जाहिर बात है कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है रिएक्शन परफॉर्म करके। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो आगे अटैच किधर होता है, एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे। और किसके थ्रू अटैच होता है, बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू वो अटैच हो जाता है एक्टिव साइट के साथ। Active site consists of 3 to 12 amino acids which may be scattered in polypeptide but are brought together in a particular fashion due to secondary and tertiary folding of the protein molecule. For example, the active site for aldolase consists of glycine, histidine, and alanine amino acid. स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो एक्टिव साइट होती है इसके पास 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं पॉलीपेप्टाइड में बट आर ब्रॉट क्लोजर इन अ फैशन ड्यू टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी फोल्डिंग। फॉर एग्जांपल जो एल्डोलेज है के लिए जो एक्टिव साइट होती है उसके लिए हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन एंड एलानिन। An active site consists of two functional regions। कह रहा है कि जो एक्टिव साइट है उसके दो फंक्शनल रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। Some amino acids have active site which makes bonds with substrate constitute the binding site, while the other amino acids which cause conversion of substrate into product catalysis constitute the catalytic site। अब कह रहे स्टूडेंट्स कि कुछ जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो बॉन्ड बना लेती है सबस्ट्रेट के साथ एंड हैव दी बाइंडिंग साइट। ठीक है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा कुछ एक्टिव साइट क्या करती हैं कि उसके साथ बॉन्ड बना लेती हैं और उसको हम कहेंगे कि ये कौन सी साइट है, बाइंडिंग साइट है। जबकि कुछ अमीनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट आता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में, यानी कैटालाइसिस परफॉर्म करते हैं। उसको हम कहेंगे ये इस एंजाइम के पास जो साइट है वो कौन सी है, कैटालिटिक साइट है। ठीक है, तो अगर तो एक्टिव साइट क्या कर रही है, बॉन्ड बना रही है सबस्ट्रेट के साथ, तो वो क्या होगी, बाइंडिंग साइट होगी। अगर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है तो वो कौन सी एक्टिव साइट होगी, वो कैटालिटिक साइट होगी। द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, therefore only a particular substrate can attach to the active site। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो एक्टिव साइट की शेप होती है वो डिजाइन होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, देयरफॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन अटैच टू एक्टिव साइट। तो सिर्फ जो एक खास सबस्ट्रेट होता है वही अटैच कर सकता है एक्टिव साइट के साथ। हाउएवर समटाइम लेटेस्ट सबस्ट्रेट कैन आल्सो बाइंड टू एक्टिव साइट। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जो सबस्ट्रेट के लेटेस्ट सब्सटेंसेस हैं जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं सबस्ट्रेट के, वो भी बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट के साथ। ये बच्चों आप देख सकते हैं फिगर 3.1 में एक्टिव साइट, which substrate feeds the active site, grouping of amino acids of a polypeptide during formation of tertiary structure। ये देखें जो फिगर 3.1 का ए है इसमें हमें एक एंजाइम ये जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है प्रोटीएजेस, इसकी एक्टिव साइट है। अब आगे देखिए हमारे पास सबस्ट्रेट तीन डिफरेंट तरह के, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। अब तीनों की शेप डिफरेंट है, तो जिसकी शेप जो है अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट होगी सिर्फ वही क्या करेगा, बाइंड करेगा इस एंजाइम के साथ। ठीक है, इसी तरह से ये देखें पार्ट ऑफ एक्टिव साइट, ये आपको पार्ट बी में नजर आ रहा है, और जब ये फोल्ड हुई है तो उससे हमारे पास क्या बन गया है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिगर 3.2 में देखें स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, विदाउट द कोफैक्टर अटैच्ड द प्रोटीन इज नॉट एक्टिव।
ओके, ये जो होता है ना एपो एंजाइम आपको नजर आ रहा है, और ये जो को फैक्टर होता है ना, एपो एंजाइम तो मोस्टली एंजाइम प्रोटीन ही नेचर होते हैं। अब ये जो को फैक्टर होता है ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जब को फैक्टर अटैच नहीं होता तो प्रोटीन क्या होती है, नॉट एक्टिव होती है। कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट्स द प्रोटीन, जब कोफैक्टर बाइंड कर जाता है एपो एंजाइम के साथ, तो वो क्या कर देती है, ये जो प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाती है। अब देखिए, जब कोफैक्टर अटैच हुआ है तो उसके साथ बाइंडिंग साइड एक्टिव साइड बन गई है, वहां पे सबस्ट्रेट आके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। Some enzymes also require a non-protein part called cofactor, which is not only responsible for attachment of substrate to active site but also participate in catalytic process. अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स के मोस्टली तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन ही नेचर होते हैं। अब कह रहा है कि एंजाइम्स को क्या होता है, समटाइम्स एक नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम को फैक्टर कहते हैं वो भी रिक्वायर होता है अपना फंक्शन कर परफॉर्म करने के लिए। अब कह रहे हैं कि ये जो को फैक्टर है ये सिर्फ सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एंजाइम के साथ, बट आल्सो पार्टिसिपेट इन कैटालिटिक प्रोसेस, ये कैटालिटिक प्रोसेस में भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। द फाइनल शेप ऑफ एक्टिव साइट इज एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ को फैक्टर। अब कह रहा है कि जो फाइनल शेप होती है ना एक्टिव साइट की एंजाइम की, वो कब स्टेब्लिश होती है, जब कोफैक्टर अटैच होता है। एन एंजाइम विच रिक्वायर अ कोफैक्टर becomes active only if cofactor is combined with it. Such an active enzyme is called holo enzyme. स्टूडेंट्स, ऐसा एंजाइम जिसको एक कोफैक्टर चाहिए हो एक्टिव होने के लिए, ऐसे एंजाइम को हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। If the cofactor is not available, the remaining part, protein part of enzyme becomes catalytically inactive and is called coenzyme. अब कह रहा है कि ऐसे एंजाइम के पास जब कोफैक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो बाकी जो उसका प्रोटीन पार्ट बचेगा वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, यानी वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है कोफैक्टर को छोड़ के, इसको हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। On the other hand, the enzymes which do not require cofactor and also show active and inactive states. कह रहे कुछ एंजाइम्स कहते हैं कि उनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता और वो भी एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट शो करते हैं। पेप्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ सच एंजाइम, पेप्सिन ऐसे एंजाइम्स की एग्जांपल है। इट इज secreted by gastric gland from stomach wall in an inactive state, pepsinogen। कह रहा है इसको रिलीज कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है स्टमक वॉल में, इसको रिलीज किया जाता है इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में। इन दिस स्टेट इट हैज एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट attached to its active site which does not allow the binding of substrate। कह रहा है कि इस स्टेट में होता क्या है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट प्रेजेंट होता है, अटैच होता है इसकी एक्टिव साइट पे, जो क्या करता है, अलाउ कर नहीं करता सबस्ट्रेट को कि वो बाइंड करे। हेंस इट रिमेन्स इनएक्टिव व्हेन पेप्सिनोजिन इज एक्सपोज्ड इन एचसीएल एज इन स्टमक कैविटी, कि जब पेप्सिनोजिन एक्सपोज होता है एचसीएल के, द एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट इज रिमूव्ड, वो जो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट एक्टिव साइट पे प्रेजेंट था वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट इनएक्टिव एपोएंजाइम पेप्सिनोजन इज चेंज्ड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। जब वो फ्रेगमेंट रिमूव हो जाएगा तो उसकी एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, यानी वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा कि ना इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन से कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में। नेक्स्ट है बच्चों, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये जो हमने पढ़ा ना कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो रिक्वायर होता है एंजाइम्स को फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, इसकी भी टाइप्स होती हैं। तब हम इनकी टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। कह रहा है स्टूडेंट्स के कोफैक्टर्स की थ्री टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक आयंस को। The inorganic cofactors are different metallic ions such as iron, magnesium, copper, zinc, iron, etc.
कह रहा है कि जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है ये क्या होते हैं, डिफरेंट मेटल के आयन्स होते हैं, लाइक आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक आयन. These are only attached to enzymes when substrate get bind, i.e. they are detachable cofactors. स्टूडेंट्स कह रहा है कि ये कब अटैच होते हैं, जब सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड करता है, और ये डिटैचेबल है, यानी ये बाद में क्या रिमूव हो जाते हैं. सच कोफैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर्स. इनको हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं. ये नीचे हमें देखें एक रिएक्शन दिया हुआ है, ग्लूकोज प्लस एटीपी in the presence of enzyme hexokinase and magnesium ions forms glucose 6-phosphate plus ADP. अब ये देखें कि जो ग्लूकोज है, जब इसने एटीपी के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम आयंस, तो इसने क्या किया है, ग्लूकोज ने एक फास्फेट ले लिया एटीपी से और ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. अब इसको 6-फॉस्फेट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो फास्फेट आया है हम एटीपी से इसने लिया है, वो आके ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो गया, इसलिए इसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कहेंगे. अब जो एटीपी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में, क्योंकि उसके पास 2 फास्फेट बच गए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर either coenzymes or prosthetic groups. The coenzymes are derivatives of vitamins. For example, ATP, NAD+, FAD+ are common coenzymes. Like inorganic cofactors, they are also attached to enzyme when substrate get bind, i.e. they are also detachable cofactors. Students, ये क्या कह रहा है, ये कोएंजाइम्स होते हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं. कोएंजाइम्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स हैं. फॉर एग्जांपल एटीपी, एनएडी प्लस, एफएडी प्लस कॉमन कोएंजाइम्स हैं हमारे पास. और लाइक को इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े हैं ये भी क्या होते हैं, डिटैचेबल होते हैं. नेक्स्ट आर प्रोस्थेटिक ग्रुप. On the other hand, a prosthetic group is covalently bonded part of an enzyme which is permanently attached to enzyme and does not detach after the completion of reaction. अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये कवलेंटली बॉन्डेड पार्ट ऑफ एंजाइम है, यानी ये कवलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है. विच इज परमानेंटली अटैच टू एंजाइम, ये क्या हो जाता है, परमानेंटली अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ. एंड डज नॉट डिटैच, और ये डिटैच यानी सेपरेट नहीं होता आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी ये डिटैच नहीं होगा बल्कि ये अटैच ही रहेगा उसके साथ. एग्जाम्पल देखें इसकी, इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड NAD+ converts to acetaldehyde plus NADH2. An iron containing porphyrin ring attached to some enzymes like cytochromes is the example of prosthetic group. So students, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.